Hello and जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण पानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और आज हिस्ट्री का एक छोटा सा मैराथन करेंगे, सुपर स्पीड में करेंगे, तो इस तरह से इंडियन हिस्ट्री का सारा लाइव सेशन मैराथन के थ्रू फिनिश हो जाएगा। हाँ, आज हम करने जा रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक एंड दी आईएनए, तो बने रहिए। आपको जो आज हम टॉपिक क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक जो आपके बुक में है, आपके सिलेबस में है, एज पर दी करंट सिलेबस में है, इसको हम फिनिश करेंगे। तो तैयार हो जाओ और फटाफट स्पीड से अगर कुछ नोट्स बना सकते हो तो नोट भी बनाते रहो, की पॉइंट लिखना चाहते हो तो वो भी लिखते रहो, और स्वयं लिखोगे तो ज्यादा समय तक आपकी मेमोरी में रहेगा। बात करेंगे सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी की। हाँ, सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम प्यार से नेताजी के नाम से जानते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस क्यों प्रसिद्ध है, कभी सोचा है आपने? और क्या आपको मालूम है कि अगर सुभाष चंद्र बोस जी रहते, काश वो जिंदा रहते देश की आजादी रहने के बाद, तो नोट में सुभाष चंद्र बोस जी का ही, हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी का ही यस चेहरा होता। आज जो आप महात्मा गांधी जी देख रहे हैं, वहां पर सुभाष चंद्र बोस होते। नहीं यकीन हो रहा है? मैं अभी इस चैप्टर से इसको प्रूव कर दूंगा। हाँ, ये बातें इस चैप्टर में लिखी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में समझते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस कटक में बॉर्न हुए थे। सुभाष चंद्र बोस एक इंडियन थे जिन्होंने पढ़ाई को, उनकी फैमिली में पढ़ाई बहुत मायने रखती थी। वो पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट स्कॉलर थे ही। इंडिया के बाद वो इंग्लैंड गए पढ़ने में। वहां पर उन्होंने आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, जो उस समय का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता था, वैसे आज भी सिविल सर्विस का एग्जाम बहुत टफ माने जाते हैं, तो उस समय में इंग्लैंड में जाकर के सिविल सर्विस के एग्जाम देने होते थे। वहां जाकर के उन्होंने आईसीएस एग्जाम क्लियर किया। आईसीएस एग्जाम क्लियर करने के बाद आदमी मैजिस्ट्रेट के पद में आ जाता है, सिविल पोस्ट मिल जाती है, बड़ी पोस्ट मिल जाती है। बट सुभाष चंद्र बोस जी ने एज अ मैजिस्ट्रेट काम करने से मना कर दिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर हम ब्रिटिश के अंडर में रह करके काम करेंगे तो देश की आजादी के साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने इस पोस्ट को लेने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें देश प्रेम बहुत प्यारा था। जब इंडिया में आए तो वो रेवोल्यूशनरी थॉट वाले व्यक्ति थे। वो, उनकी सोच सबसे अलग थी। वो चाहते थे कि जैसे को तैसा, मतलब टूथ फॉर टूथ, मतलब तुम मुझे ईंट से मारोगे तो मैं तुम्हें अद्धे से मार दूंगा। मतलब ये कहना चाहते थे कि वह बराबरी का मुकाबला करना चाहते थे, जैसे को तैसे पे बिलीव करते थे। और यह बात गांधी जी को पसंद नहीं थी। आप तो जानते ही हैं, गांधी जी कहते थे कि अगर तुम्हारे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे, तुम अपना दूसरा गाल भी उसको कर दो। याद है? और सुभाष बाबू एकदम रिवर्स थे। इसी से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में बनती नहीं थी। क्या कारण था? दोनों में रिफ्ट क्यों आया? एक बड़ा रीजन तो मैंने कहा सोच का था, थॉट प्रोसेस का था। हाँ, हमारे सुभाष बाबू, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को तब भी विरोध किया था जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। 1922 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जबरदस्त चल रहा था इंडिया में और बहुत सक्सेसफुल था। अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी भारत में। हम इंडियंस ने मिलकर के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के द्वारा अंग्रेजों को बहुत परेशान कर रखा था। पर गांधी जी ने एक इंसिडेंट होने पर, चौरी चौरा इंसिडेंट, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर दिया। और यह बात सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं आई। सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को इस पर क्रिटिसाइज किया, इस पे अपनी नाराजगी जताई कि इतनी बात पर आपको ये मूवमेंट विड्रॉ नहीं करना चाहिए क्योंकि मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल था। और भी गांधी जी से नाराजगी थी। वह स्वराजिस्ट थे, अर्थात वह स्वराज के प्रिंसिपल पे बिलीव करते थे। स्वराज मतलब अपना राज्य, और वो लेफ्ट पार्टी को बिलोंग करते थे। अब ये सोच एकदम अलग थी। क्या करती थी ये सोच? ये सोच कहती थी कि हम अंग्रेजों के बीच में जाकर के उनसे लड़ करके अपना हक मांगेंगे। ये थी सोच उनकी। मतलब हम चुनाव से भागेंगे नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे, प्रोविंसेस में जाएंगे, इलेक्शन जीतेंगे, जीत करके पार्लियामेंट में जाएंगे और अंग्रेजों की नाक में दम कर करके अपनी बात मनवाएंगे। ये सोच थी, ये दमदार सोच थी सुभाष चंद्र बोस की। हाँ, गांधी जी से ठीक उलट। तो रेवोल्यूशनरी थॉट वाले थे, ठीक है, और नॉन वायलेंस पे बिलीव नहीं करते थे, वायलेंस पे बिलीव करते थे। ये सोच थी। और क्या रीजन है? देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी लार्ज स्केल चाहते थे, देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां बड़े स्केल पे लगाना चाहते थे। गांधी जी बोले ना ना ना, सब कुछ करो, हथकरघा करो, कॉटेज इंडस्ट्री करो, हैंडीक्राफ्ट करो, घर घर में छोटी छोटी फैक्ट्री खोलो, बड़ी इंडस्ट्री मत खोलो। तो दोनों में डिफरेंस है। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ उन्हीं की भाषा में, अंग्रेजों को जिस भाषा से समझ में आता है उसी भाषा में उनको समझाएंगे। गांधी जी बोले नहीं, हम अंग्रेजों के साथ लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम बिना लड़े आजादी लेंगे। और गांधी जी और इनमें एक और अंतर था। सुभाष चंद्र बोस प्रिंसली स्टेट्स के पीपल, उस समय में बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो किसी राजा के अंडर में हुआ करते थे। ये राजा अंग्रेजों के अंडर में काम करते थे। था तो वहां राजा, पर राजा के पास कोई पावर नहीं था। ऐसे स्टेट्स थे प्रिंसली स्टेट्स। हाँ, आपको काशी भी उस समय प्रिंसली स्टेट्स था, अवध भी प्रिंसली स्टेट था। ऐसे बहुत सारे राजाओं वाले स्टेट थे और सुभाष चंद्र बोस उन लोगों के, वहां के नागरिकों की भी मदद करना चाहते थे। जबकि गांधी जी बोले हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम उनके मामलों में टांग नहीं अड़ाएंगे। देखा, यहां सोच में अंतर है। गांधी जी
गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, अब झगड़ा और बढ़ेगा। सोच का तो मैंने कहा बैरियर है ही दोनों के बीच में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाएंगे 1938 में। 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा नाम के एक सेशन में, कांग्रेस का सेशन हर साल में एक बार होता है, फिक्स है, आज भी होता है, आज भी कांग्रेस का सेशन साल में एक बार होता है, और इस सेशन में प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है जो कि कांग्रेस की पार्टी को चलाता है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंट बन गए थे। 1939 में गांधी जी से उनका झगड़ा चल रहा था। अब गांधी जी नहीं चाहते थे कि दोबारा सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़े हों, वो नहीं चाहते थे। बट सुभाष चंद्र बोले नहीं, मैं तो प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ूंगा। गांधी जी किसको चाहते थे? गांधी जी चाहते थे पिता भी सीतारमैया को। जरा देखिए तो ये कौन है? ये एक गांधीयन व्यक्ति है, गांधी जी की फिलॉसफी को मानने वाले हैं, है ना, पिता भी सीतारमैया को। और अब क्या होगा? कांग्रेस में चुनाव होगा, कांग्रेस की वोटिंग होगी और वोटिंग में फिर जीत जाएंगे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। देखा तो गांधी जी की हार, गांधी जी ने सीतारमैया की हार को अपनी हार माना। गांधी जी को लगा कि ये सुभाष चंद्र बोस की जीत नहीं है, मेरी हार है सुभाष चंद्र बोस के सामने। सोच लीजिए, गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के सामने हार गए और सुभाष चंद्र बोस वापस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बना दिए गए। तो ये कहां हुआ? त्रिपुरी सेशन में। हाँ, त्रिपुरी एक छोटा सा शहर है मध्य प्रदेश में, वहां पर। अब सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट तो बन गए कांग्रेस के, पर उनको काम नहीं करने दिया गया, क्योंकि कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी होती है, जो काम संभालती है, उसके 13 मेंबर्स गांधी जी के सपोर्ट में रिजाइन कर दिए। भाई गांधी जी नाखुश हैं, गांधी जी हैप्पी नहीं है सुभाष चंद्र बोस से, हम लोग काम छोड़ते हैं। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ही सारा काम देखती है, प्रेसिडेंट तो टॉप में बैठता है, मतलब सुभाष चंद्र बोस तो टॉप में बैठे हैं, काम तो वो नहीं करेंगे। तो वर्किंग कमेटी काम करने को तैयार ही नहीं है, तो प्रेसिडेंट बेचारा क्या करेगा? तो सुभाष चंद्र बोस समझ गए कि ऐसी पार्टी में रह के क्या फायदा जहां पर मेरी इज्जत ना हो और जहां पर मेरे हिसाब से काम ना चले। इसका मतलब है मैं इस पार्टी को त्यागता हूं। और सुभाष चंद्र बोस 1939 में ही, उसी साल ही कांग्रेस को रिजेक्ट कर देते हैं और बनाते हैं लेफ्ट पार्टी। हाँ, लेफ्ट उनका विंग का नाम है, लेफ्टिस्ट थे वो। लेफ्टिस्ट मतलब ये नहीं होता कि लेफ्ट हैंड से खेलते थे, वो लोग जो लेफ्ट विंग ऑफ द कांग्रेस को बिलोंग करते हैं, दे आर कॉल्ड एज लेफ्टिस्ट, स्वराजिस्ट। इनका सोचना यह था कि वर्कर्स का क्या करना है? सपोर्ट करना है, इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट नहीं करना है, हमें वर्कर्स की मदद करनी है, इक्वालिटी लानी है, देश में बराबरी लानी है, अमीरी गरीबी का गैप कम करना है। यह सोच थी सुभाष चंद्र बोस जी की। तो इसलिए लेफ्ट विंग को उन्होंने अलग किया और अपनी एक पार्टी बनाई, नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में सुभाष चंद्र ने सारे कांग्रेस के लोग जो इस फिलॉसफी को बिलीव करते थे कि वर्कर्स को, जो पीजेंट्स क्लास के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको मदद करनी है, उनको अपलिफ्ट करना है, यूथ को अपलिफ्ट करना है, ऐसा सोच करके उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। इस तरह से फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी का जन्म हुआ। कब हुआ? 1939, जब उन्होंने कांग्रेस को रिजाइन किया, अपनी पार्टी बनाई। और अब फॉरवर्ड ब्लॉक के कुछ ऑब्जेक्टिव। तो जब फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई गई 1939 में, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि देश को आजाद कराना है। और क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक लेफ्ट विंग पार्टी है, मतलब ये सोच वाली पार्टी है कि वर्कर्स को, पीजेंट्स को, यूथ को, सबको साथ लेकर के क्या करना है? अंग्रेजों का मुकाबला करना है, ठीक है, जवान लोगों के साथ रहना है, वो लोग जो दबे कुचले हैं उनकी मदद करनी है, उनको उठाना है। तो ऐसी सोच के साथ उन्होंने तय किया कि देश को पहले आजाद कराएंगे, और जब आजाद करा लेंगे तब क्या करेंगे? ध्यान से सुनना, तब क्या करेंगे? नए तरीके से एग्रीकल्चर का रूल बनाएंगे, नई तरीके से इंडस्ट्री बनाएंगे। सब कुछ होगा, पर कौन से स्केल पे होगा? सोशलिस्ट स्केल पे होगा, मतलब सब कुछ बराबरी पे होगा। कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक नहीं होगा, कोई बहुत बड़े खेतों का मालिक, सबके मालिक होंगे। हाँ, यही होता है लेफ्ट विंग की सोच, इसे कहते हैं सोशलिज्म। ये क्या होता है? सोशलिज्म क्या सोचती है? ये थ्योरी होती है, एक सोच है जिसमें माना गया है कि अमीरी और गरीबी का गैप क्या करना है? कम करना है। रिच बहुत रिच ना बन जाए और पुअर बहुत पुअर ना बन जाए, ऐसी थ्योरी को कहते हैं सोशलिस्ट थ्योरी, कम्युनिस्ट थ्योरी। तो सुभाष चंद्र बोस जी कम्युनिस्ट थ्योरी में बिलीव करते थे, चाहते थे वर्कर्स को उनका हक मिले, वर्कर्स को भी प्रॉफिट में हिस्सा मिले, वर्कर्स भी इंडस्ट्री के मालिक बने। ये सोच थी उनकी। और क्या चाहते थे? जमींदारी सिस्टम को बंद कर देना चाहते थे, क्योंकि उस समय जमींदार बहुत किसानों को मारते पीटते थे, उनसे लगान वसूलते थे। तो उन्हें बोला कोई लगान सिस्टम नहीं रहेगा, जमींदारी सिस्टम खत्म, कोई टैक्स नहीं देना है। और तो और एक नया करेंसी सिस्टम, एक नए नोट छापे जाएंगे। अभी तक हम अंग्रेज को नोट यूज कर रहे थे, और इस नए नोट को छापना है, नया बैंकिंग और क्रेडिट सिस्टम हम बनाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था सुभाष बाबू की तस्वीर होती, आज जो नोट में आप गांधी जी देख रहे हैं वहां सुभाष चंद्र बोस होते, अगर सुभाष चंद्र बोस जी रहते तो। हाँ, बैड लक है हमारे इंडिया का कि उनका प्लेन क्रैश हो गया और फिर उनका कभी पता नहीं चला। हाँ, टिल नाउ इट इज नॉट वेरी क्लियर कि क्या हुआ सुभाष चंद्र जी को, मिस्ट्री है आज भी। आइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आराम से बैठने वालों में से नहीं है,
और न तो अंग्रेजों को चैन से बैठने देंगे। नेताजी को डिफेंस ऑफ इंडिया रूल नाम के कानून के तहत अरेस्ट कर लिया गया। हां, सुभाष चंद्र बोस जी को अरेस्ट कर लिया गया। सुभाष चंद्र बोस की तबियत खराब हो गई तो अंग्रेजों ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया। मतलब सुभाष चंद्र बोस जी को एक घर में रखा गया, एक बड़े से घर में रखा गया जहां चारों तरफ पुलिस थी, और वहां पे उनको कैद कर लिया गया ताकि सुभाष चंद्र बोस और फ्रीडम फाइटिंग करने के लिए या और क्या करते आंदोलन करने का काम ना कर सके। पर सुभाष चंद्र बोस को कोई रोक नहीं पाता है, जानते ही हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना वेश बदला, ऐसा माना जाता है सुभाष चंद्र बोस जी बहुत अच्छे थे वेश बदलने में, और वो बहरूबिया बनकर नए रूप धारण कर कहां चले गए? इंडिया से चले गए जर्मनी। अब पूछेंगे जर्मनी क्यों गए सर, बर्लिन क्यों गए, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन क्यों गए? उस समय वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, बात कर रहे हैं 1941 की, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो चुका था, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जी पहुंच गए बर्लिन में, कहां पर? हिटलर के पास। वहां पर जो इंडियन कम्युनिटी थी उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी का स्वागत किया और सबने कहा नेताजी। हाँ, वहां से सुभाष चंद्र बोस जी का नाम पॉपुलरली क्या बन गया? नेताजी। और लोगों ने उनको ग्रीट किया जय हिंद। नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और क्या नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने मालूम है? दिल्ली चलो। हाँ, ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है, दिल्ली चलो जय हिंद। ये सुभाष चंद्र बोस, आज मैं भी बोलता हूं आपको, यस तुमको याद होगा, हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, याद है? ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। मैंने बताया था रेवोल्यूशनरी थे, एकदम नई सोच वाले व्यक्ति थे, किसी से डरने झुकने थमने वाले नहीं थे। और सुभाष चंद्र बोस सिर्फ वहां ऐसे गए बर्लिन में, ऐसा नहीं किया उन्होंने, वहां जाकर के उन्होंने फंड्स इकट्ठा किए, रिसोर्सेज इकट्ठा किए कि इंडिया में आकर के अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देंगे। वो इसलिए गए थे जर्मनी, और जर्मनी में जाकर रुके नहीं, वो अलग अलग देश में गए, जापान में गए, सिंगापुर में गए, टोक्यो में गए। वहां जाके उन्होंने क्या किया? इंडिया को आजाद कराने के लिए लोगों को एकजुट करना किया। वो इंडियंस, वो लोग जो अंग्रेजों से नाराज थे, उनके साथ वो चले गए, उनके पास चले गए, क्योंकि जर्मनी भी अंग्रेज से नाराज थे, इंग्लैंड से नाराज था, जापान भी इंग्लैंड से नाराज था, तो उन सबको उन्होंने एकजुट किया, वहां से मदद मांगी, उन्होंने इंडियन लीग को स्टैब्लिश किया। और तब तक क्या होने लगा? साउथ ईस्ट एशिया में, हमारे इंडिया के जो साउथ में जो कंट्रीज हैं, वहां पर मीटिंग चलने लगी, वहां पर मीटिंग चली और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नाम की एक बॉडी बनाई गई, एक संस्था बनाई गई। ध्यान सुनिएगा, इसकी आइडिया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की आइडिया सिंगापुर में, टोक्यो में आई थी आइडिया, और इसको बाद में क्या कर दिया गया? एक बॉडी बनाई गई जिसमें वो इंडियंस जो इंडिया के बाहर रहते हैं वो सब मिल करके क्या करेंगे? इसको सपोर्ट करेंगे, इसको फंड देंगे, पैसे देंगे, और ये क्या करेंगे? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इंडिया में बैठे लोगों को आर्म्स भेजेगी। हाँ, जो हमारे इंडियंस के पास आर्म्स थे, इंडियन के पास पैसे चाहिए थे फ्रीडम फाइट करने के लिए, ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो विदेश में थी और इंडियंस को सपोर्ट कर रही थी, इंडियन रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट कर रही थी। और इसको बनाने के पीछे सोच थी कि अंग्रेजों को अंग्रेजों की भाषा में जवाब देना है, बोल चाल से नहीं अंग्रेज समझेंगे। हाँ, वो गोली की भाषा समझते हैं तो उनको गोली से समझाना है। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इसको मदद करती थी, इंडियंस को मदद करती थी। और इसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे कौन? इसके प्रेसिडेंट थे, हाँ, राज बिहारी बोस। क्या कर रहे हो उसमें? इसके प्रेसिडेंट थे राज बिहारी बोस। हाँ, राज बिहारी बोस जी को मैं दिखा देता हूं तुमको। हाँ, एकदम राज बिहारी बोस, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, अब आता है इंडियन नेशनल आर्मी कैसे बनी? सुभाष चंद्र बोस जी क्या इंडियन नेशनल आर्मी बनाई? जवाब है नहीं, नहीं। सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी नहीं बनाई, जिससे हम आजाद हिंद फौज कहते हैं। ना 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 ना, ऐसा नहीं हुआ। तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इंडिया के जो सैनिक थे वो ब्रिटिश के अंडर में काम कर रहे थे। भाई, हम ब्रिटिश के गुलाम थे, तो इंडियन सिपाहीज फाइटिंग करने के लिए गए थे सिंगापुर में। कहां? सिंगापुर में, फॉरेन कंट्रीज में। किससे लड़ने गए थे? जापान से लड़ने गए। ध्यान से सुनिएगा, इंडियन सिपाहीज जो जापान में लड़ने गए थे, उन सिपाहीज को जापान ने हरा दिया और कैद कर लिया। इनको हम लोग बोलते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर। कौन जीत रहा था? जापान। वर्ल्ड वॉर में जापान जीत रही थी, और गुलाम किसको बनाया उसने? हमारे इंडियन सिपाहीज को। उन्हीं में से एक लीडर था, उनमें से एक लीडर थे कैप्टन मोहन सिंह जी। कैप्टन मोहन सिंह ने जापान के लोगों से कहा कि ये जो सारे इंडियंस हैं, जो इंडियन सारे सिपाहीज हैं, वो भी अंग्रेजों के दुश्मन हैं, और आप भी अंग्रेज के दुश्मन हो। और जापान भी यही चाहता था। जापान चाहता था कि अंग्रेजों को, जो कि जापान के दुश्मन है, उनसे लड़ा जाए। तो उन्होंने हम इंडियंस को क्या किया? हथियार दिए, गोला बारूद दिए, बंदूक दिए, और कैप्टन मोहन सिंह को हेड बना दिया गया। और कैप्टन मोहन सिंह ने जो इंडियन आर्मी जो उस समय हार गई थी जापान को, उनको उसका लीडर बना दिया गया। तो इंडियन नेशनल आर्मी का विचार कि आजाद हिंद फौज बनाई जा सकती है, कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया। अब आप देख सकते हैं कि कैसे उस समय इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई, और ये आर्मी अब जापान की मदद से इंडिया पे अटैक करेगी, और इसके लीडर होंगे कैप्टन मोहन सिंह। इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर की संख्या कितनी थी? 45,000, 45,000 थे। इस 45,000 में से 42,000 इंडियंस हमारे साथ आ गए।
मतलब पूरे 45,000 नहीं आए, 42,000 हमारे साथ हो गए और ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स कैप्टन मोहन सिंह को अपना लीडर बनाए। बाद में डिसाइड हुआ कि कैप्टन मोहन सिंह कमांडर होंगे, कमांडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी होंगे। ध्यान दीजिएगा, अब कैप्टन मोहन सिंह के ऊपर सुप्रीम कमांडर बनाए गए हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। और 1943 में, ध्यान से देखिए, 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर के रूप में सुभाष चंद्र बोस जी को, और इसका हेडक्वार्टर खोला गया यंगून में, हाँ, जिसको यंगून कहते हैं, म्यांमार प्लेस है, म्यांमार नाम के एक देश है ना, हाँ, बर्मा में म्यांमार, उसकी कैपिटल का नाम है यंगून। और सिंगापुर में उसको रिऑर्गेनाइज किया गया और इंडियन सिटीजन्स को उसमें मेंबर बनाया गया। जापान ने हमें मदद की इसमें, और हम भी रुके नहीं वहां पर, हमने भी इंडिया पर वापस कब्जा करने के लिए अटैक करना शुरू कर दिया। हम इंडिया के बाहर है इस समय, याद रखिएगा, चल रहा है सिंगापुर, समझ गए, चल रहा है, हाँ, देश के बाहर। तो देश के बाहर बनाई गई इंडियन नेशनल आर्मी, और तो और औरतों को भी, जो वुमेन रेजिमेंट थी वो भी बनाई गई, उसका नाम रखा गया रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, और इसकी लीडर कौन थी? ये रही लक्ष्मी स्वामीनाथन। आप इनको देखे आपको लगेगा कोई सेलिब्रिटी है, हाँ, ये रही वो सेलिब्रिटी। सच में अभी रिसेंट इनकी डेथ भी हुई थी, अभी कुछ ही साल पहले इनकी डेथ हुई थी, कानपुर में इन्होंने लास्ट ब्रेथ किया था। जी जी, हाँ, मैं इनकी बात कर रहा हूं, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, अभी कुछ ही साल पहले इनकी डेथ हुई थी। अभी मोदी जी भी, मैंने देखा था एक प्रोग्राम में कुछ साल पहले, इनको प्रणाम करने, इनका पैर छूने, इनका आशीर्वाद लेने गए थे। तो ये है, देखा, ये है सुभाष चंद्र बोस जी की कल्पना। देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों को उनकी भाषा में समझाओ, तब समझ में आएगा, टिट फॉर टैट। और हुआ भी यही, हम बहुत अच्छा किए भी, है ना, आईएनए ने बहुत अच्छा किया भी। आईएनए क्या चाहती थी? आईएनए एक रेवोल्यूशन करना चाहती थी, बगावत करना चाहती थी, मॉडर्न तरीके से एक नई सेना लगा करके अंग्रेजों का मुकाबला करना चाहती थी। वो इंडियंस की मदद लेना चाहती थी जो इंडिया के बाहर रहते हैं, और इंडियंस को रेवोल्यूशन करने के लिए, बगावत करने के लिए तैयार करना चाहती थी। वो अपनी खुद की सरकार बनाना चाहती थी। हाँ, आईएनए का सोच था कि हम अंग्रेजों को मिटा करके अपने देश में क्या करेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, अंग्रेजों को हरा करके बनाएंगे। क्या नाम रखा गया? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया बनाएंगे। और क्या करेंगे? सारे देश के मैन पावर को, देश के हर एक देशवासी को एकजुट करेंगे, और देश का पैसा अंग्रेजों को के नहीं जाने देंगे, बल्कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाएंगे। तो इसीलिए अंग्रेज क्या करेंगे, हमसे हार जाएंगे, और ऐसा हो भी रहा था। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई भी गई। सच में आईएनए ने कमाल कर दिया। ये पहली फौज थी, ये पहली आर्मी थी जो इंडियंस की आर्मी थी, इंडिया के बाहर से आई, इंडिया पे अटैक किया ताकि इंडिया को जीत सके। ध्यान दीजिएगा, और क्या क्या जीत लिया इन्होंने? कई सारे राज्य जीत लिए। इस आर्मी को क्या नाम है? इंडियन नेशनल आर्मी को, हाँ, इस आर्मी को कई सारी जीत मिली। पहला क्या जीत मिली? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हमने जीत लिया। सच बोल रहा हूं, हमने उस समय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंग्लैंड से जीत लिया, और सुभाष जी ने इसका नाम चेंज कर दिया और नाम रखा शहीद एंड स्वराज आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आपने देखा होगा इंडियन मैप में, है ना, साउथ की तरफ देखा है, साउथ ईस्ट की तरफ आइलैंड्स है हमारे पास। और क्या हुआ?